वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर का नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर राइटिंग सेक्शन। बच्चे, इससे पहले मैंने आपके साथ वर्ड पावर जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपके लिए सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, आपके वोकैबुलरी सेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजियल वर्ब्स जो है वो डिस्कस किए थे हमने। तो दैट वाज अ कंप्लीट वोकैबुलरी सेक्शन विद योर रूट वर्ड्स, ऑल्सो विद योर सेंटेंस वेरिएशन, विद योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपके पेपर का सेक्शन, दैट इज योर राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अब राइटिंग सेक्शन है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, बहुत लेंथी भी रहता है। किस तरीके से हमने अपना राइटिंग सेक्शन को जो है वो कंडक्ट करना है सो दैट कि वो हमारे लिए ईजी बने। हैवीनेस नहीं होनी चाहिए कि यार राइटिंग सेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि ऐसे आता है आपको पेपर्स में लेटर्स जो है वो आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, प्रेसी है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपका बेसिक जो है राइटिंग सेक्शन का जो है वो पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे के बारे में बात करें बच्चे, कुछ मार्किंग स्कीम्स के बारे में ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी, बिकॉज आपके पेपर के कुछ पैटर्न्स में ये देखा गया है कि कोई फिक्स्ड मार्किंग स्कीम्स नहीं रही है। ठीक है, कहीं पर एग्जामिनर ने, जैसे कि ऐसे है, कहीं कहीं पर एग्जामिनर ने ऐसे का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का दिया है, कहीं पर 40 मार्क्स का दिया है। ठीक है, वर्ड लिमिट भी जो है वो कहीं पर 250 वर्ड्स की दी गई है, तो कहीं पर 300 की दी गई है। ठीक है, सो वो चीज़ फिक्स्ड नहीं रखी है एग्जामिनर ने। और दूसरे कंटेक्स्ट में अगर लेटर को देखें तो लेटर आपका 10 मार्क्स का पूछा गया है, मैक्सिमम जगह पे यही है। अगर हम रिपोर्ट के बारे में बच्चे बात करें तो रिपोर्ट जो है वो मैक्सिमम अभी तक पूछी नहीं गई है। आपके अलाइड के पेपर में अब तक की जो पास्ट के कुछ पेपर्स देखे गए उसमें रिपोर्ट राइटिंग का इतना जो है वो रोल नहीं रहा है, बट स्टिल ये एक आपके डेकोरम में आपके सिलेबस है उसमें रिपोर्ट राइटिंग का भी दिया गया है। वो अलग बात है कि अभी तक नहीं पूछा है, बट ये भी नहीं कह सकते कि आगे आने वाले जो पेपर्स है उसमें पूछा जाए या ना जाए। ठीक है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आपके सिलेबस में आता है, तो हम तो इस चीज़ को भी जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, सो दैट इज अ रिपोर्ट। तो यू कैन मे दिस टाइम यू कैन गेट अ रिपोर्ट, यू नेवर नो कि एग्जामिनर जो है किस तरीके से डालता है। अभी हमने एचएस का पेपर देख ही लिया है कि एचएस के पेपर में किस तरीके से एग्जामिनर ने वो क्या पूछा था। आपको लेटर राइटिंग आया था, उल्टा उसमें भी रिपोर्ट राइटिंग नहीं आया था, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि आपके आगे आने वाले पेपर्स में रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाए। नेक्स्ट वन इज योर प्रेसी। ठीक है, प्रेसी जो है, प्रेसी का भी जो वेटेज लेवल है बच्चे वो भी फिक्स्ड नहीं है। दैट मीन्स 30 मार्क्स की कहीं पर है प्रेसी, कहीं पर 20 मार्क्स की प्रेसी पूछी गई है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट द फिक्स्ड वन। कॉम्प्रिहेंशन का भी यही स्टेटस है, कहीं पर कॉम्प्रिहेंशन बच्चे 10 मार्क्स का पूछा है, कहीं पर 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का पूछा गया है। और जो मार्किंग स्कीम्स है कहीं पर भी किसी भी राइटिंग स्किल पार्ट में या पूरे ग्रामर के पार्ट में कहीं पर भी फिक्स्ड नहीं रखा गया है। एग्जामिनर ने ये चीजें जो है आप ऊपर नीचे की हैं। ठीक है, सो जैसे कि एचएस के पेपर में कुछ चीजें फिक्स रखी गई होती हैं, इस वाले पेपर में ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। इवन प्रेसी कहीं कहीं पर आपको 22 मार्क्स की आ रही है, जिसमें 20 मार्क्स की प्रेसी और 2 मार्क्स का क्या दिया गया है, टाइटल वेटेज को दिया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका रहेगा। और टोटल मार्क्स आपको पता है कि 150 मार्क्स का जो है वो आपका अलाइड का इंग्लिश का पेपर आता है। ठीक है, सो दैट इज, चलो वो तो जितना भी मार्किंग स्कीम्स आएंगी वो बाद की बात है, वो बाद में डिस्कस होगा। आज हम डिस्कस करेंगे एस्से। ठीक है बच्चे, आज मैं आपके साथ एस्से का जो मेन पैटर्न है वो डिस्कस करूंगी। कॉन्सेप्ट ये लेके चलते हैं कि एस्से जब हम शुरुआत में लिखना जो है बच्चे चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में आती हैं, एक माइंडसेट होता है कि हमें पता होता है कि यार ये टॉपिक दिया गया हम लिख सकते हैं, बट शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, एक शुरुआत ही हमें नहीं मिलती, एक स्टार्टअप ही नहीं मिलता है। तो स्टार्टअप के लिए बच्चे आप फॉलो कर सकते हैं कोट्स। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखना, आपने स्टार्टअप के लिए कोट्स की तरफ जो है वो ज़्यादा अच्छे से फॉलो करना है, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि आपको 300 मैक्सिमम हम वर्ड लिमिट लेके चलते हैं बच्चे। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको समझाना चाहूँगी इस वाले पार्ट को। ठीक है, बेसिक हम लेके चलते हैं कि आपको 300 में एग्जामिनर जो है वो ऐसे पूछता है, 300 वर्ड्स में पूछता है। तो 300 वर्ड्स का मतलब है कि अगर हम पैराग्राफ डिवीजन में डालें, ठीक है, सपोज दिस इज योर पैराग्राफ डिवीजन, एक ब्लॉक है, आप पैराग्राफ डिवीजन डालते हैं, तो स्टार्टिंग का जो आपका ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स का जो स्टार्टिंग पैराग्राफ बनेगा, प्लीज ध्यान रखना कि ऐसे जो है लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पैराग्राफ जो है वो लेंथी पैराग्राफ ही होता है, बिकॉज आपके
आपकी लिमिट 300 वर्ड्स है बच्चे, आपकी लिमिट कोई 1000 या 900 वर्ड्स की नहीं है, आपकी लिमिट 300 है। 300 वर्ड्स का मतलब है कि आपने एग्जामिनर को 300 में ही अपने जो आपका जो मेन टॉपिक पूछा गया उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है, वो भी बहुत अच्छे से कर देना है, ठीक है ना। तो 150 का आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ होगा, उसी के साथ वह आपके पास 150 बचते हैं, 150 में से आप लगा सकते हैं 90 का जो है वो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ बनेगा। दिस इज योर फर्स्ट पैरा, ठीक है, ये फर्स्ट पैरा बनेगा। 90 वर्ड्स का सॉरी आपका क्या बन जाएगा, आपका सेकंड पैराग्राफ बनेगा। और जो लेफ्ट ओवर है बच्चे, जिसे हम कंक्लूजन पैराग्राफ कहेंगे, वो लेफ्ट ओवर वर्ड्स का जो है कि 40 जो वर्ड्स है उसका वेटेज बनेगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है इस तरीके से रहेगा। 300 वर्ड्स की लिमिट में बता रही हूँ, अगर 250 में आता है तो ऊपर नीचे आप 50 वर्ड्स को डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक मेन पैटर्न रहेगा जो आप लोगों को फॉलो करना है। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि फॉर्मेट जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम एसे लिखने में कौन सा फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया जाता है। बच्चे वी डू हैव द फॉर्मेट ऑफ द एसे राइटिंग ऑल्सो। द कॉन्सेप्ट इज जैसे आप एक नॉर्मल मार्जिन बनाते हैं, नहीं भी बनाते हैं, दैट इज नॉट द इशू, बट द कॉन्सेप्ट इज कि हम लेफ्ट मार्जिन जो है वो फॉलो करते हैं, लेफ्ट हैंड मार्जिन जो है वो फॉलो करवाई जाती है। तो सपोज आपने यहां से कुछ लिखा, स्टार्टिंग आपकी कोट से जो है वो शुरू होती है। प्लीज ध्यान रखना कि कोई भी एसे जो है वो कोट से ही शुरू होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली आप हिट पे नहीं जा सकते हो। एक टाइटल आपको दे दिया, आप डायरेक्ट बिल्कुल ही उसी के ऊपर एक स्टार्टिंग कर दो कि वहीं से लाइन शुरू कर दो, इंडिया इज दिस, जैसे इंडिया के ऊपर कोई ऐसे आया, तो इस तरीके से नहीं किया जाएगा बच्चे। स्टार्टिंग में आपको कोट्स ही देनी है, और कोट्स देने के बाद जो है लेफ्ट हैंड मार्जिन को यूज करते हुए हम अपना जो है एक तरीके से पैराग्राफ लिखना जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपने शुरू किया, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 150 वर्ड्स आपके फर्स्ट पैरा में चले जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम चेंज ऑफ पैरा करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई फॉर्मेट के बारे में बात कर रही हूं कि जब बच्चे हम चेंज ऑफ पैरा करते हैं, चेंज ऑफ पैरा का मतलब होता है कि जब आप चेंज कर रहे हैं, सपोज आपका यहां पर खत्म होता है, ठीक है, कोशिश करना कि मिड में ही आपका जो एक फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो खत्म हो। जब आप सेकेंड शुरू करेंगे, आप एक पोजिशन जो है वो छोड़ेंगे, मीन्स थोड़ा सा मार्जिन लेवल जो है वो आप लीव करेंगे, और अपना नेक्स्ट पैराग्राफ जब शुरू करेंगे बच्चे, वो यहीं से शुरू किया जाएगा, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन ओनली। स्पेस बार देके पैरा शुरू नहीं किया जाता है। द कॉन्सेप्ट इज कि जो स्पेस बार का जो सिस्टम होता है, जो हम लोग पहले यूज करते थे, स्पेशली हम बच्चे लेटर्स में भी यूज करते थे, हम लेटर राइटिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है, बट ये जो स्पेस बार वाला सिस्टम है वो ओमिट हो चुका है। तो स्पेस बार वाला जो सिस्टम है यहां पर अप्लाई नहीं करना है। स्पेस बार का मतलब है अपने लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्पेस देते हुए अब यहां से शुरू करते थे नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि अब नहीं करना है। एक फिक्स्ड मार्जिन आप छोड़ सकते हैं, छोड़ने के बाद अब नेक्स्ट पैराग्राफ जब शुरू करेंगे वो यहीं से शुरू हो जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड मार्जिन से। और इसी के बाद जैसे ही सेकंड पैराग्राफ खत्म होता है, उसी तरीके से लेफ्ट ओवर पोजीशन मार्जिन थोड़ा सा छोड़ के फिर आप अपना थर्ड पैरा शुरू करेंगे, वो भी लेफ्ट हैंड मार्जिन से ही किया जाएगा। सो दैट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ योर पैराग्राफ एसे राइटिंग। प्लीज ध्यान रखना कि जो ऐसे लिखा जाता है, वी नो दैट कि एज इट इज लेटर की तरह इसमें एज इट इज फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है, कोई फ्रॉम इन टू कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बट स्टिल एक राइटिंग पैटर्न का भी फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज योर फॉर्मेट। अब इसके बाद देखते हैं कि शुरुआत जो है किस तरीके से हो जानी चाहिए आपके पैराग्राफ की, ठीक है। अब ऐसे शुरू करना है बच्चे, कोई ना कोई, जैसे एग्जामिनर आपको टॉपिक देता है, टॉपिक देने का मतलब है कि प्लीज थोड़ा ध्यान आपको ये रखना है कि आपके दिमाग में कोट्स जरूर होनी चाहिए। कोटेशन जो है वो मैक्सिमम याद रख सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। अगर नहीं याद रख सकते तो खुद की अपनी तरफ से कोट्स बना दीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं कि नहीं बना सकते हैं, आप ऑन द स्पॉट कोटेशंस बना दीजिए, बट इतना जरूर ध्यान रखना कि एज इट इज आप उनको किसी और का नाम नहीं देंगे, अननोन लिखेंगे, अनोनिमस लिखेंगे, दैट इज द बेसिक पार्ट। अब देखिए कोट्स हैं कुछ, मैंने बेसिक जो
ऑथर्स हैं बच्चे, उनके तरफ से जो है कोट्स आप ले सकते हैं। नेल्सन है, ठीक है, नेल्सन की जो कोट्स हैं, देखो बेसिकली आपको जो टॉपिक्स आते हैं वो इन्वायरमेंट इश्यूज होते हैं, ग्लोबलाइज्ड टॉपिक्स होते हैं, इकोनॉमी टॉपिक्स होते हैं, या कोई करंट जो है टॉपिक चल रहा है, या इंडिया से रिलेटेड है, या आपके अपने बारे में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है वो चल रहे होते हैं जो एग्जामिनर ज़्यादा पुटअप करना पसंद करता है। तो ये कुछ ऐसे आपके लिए पोएट्स हैं, या कुछ राइटर्स हैं, या कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात, जिन्होंने बहुत अच्छे से जो अपनी कोट्स को जो है वो प्रेजेंट किया है। तो इनकी कोट जो है वो आप थोड़ा सा अपने एज अ प्रैक्टिकल मोड में जो है वो लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, 2 तो 3 कोट्स कर सकते हैं, सो दैट कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आप इस चीज को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, नेल्सन का है, एरिस्टोटल है, ऑलरेडी नोइंग इट, हु इज एरिस्टोटल, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, महात्मा गांधी है, जॉन एफ कैंडी है, चार्ल्स डार्विन है, बैरक ओबामा है, एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, वी डू हैव विलियम जो है, विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनकी नेचर के ऊपर ज़्यादा जो है वो कोट्स रहते हैं। तो ये कुछ ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं बच्चे, इनके कोट्स आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, सो दैट कि अपने पेपर के लिए आप जो है ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन पार्ट है कि कोट्स पे जाना, जो टॉपिक होगा उसके रिलेटेड आप जो है वो कोट्स पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है कि बच्चे जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो मेन फैक्टर प्लीज लेके चलना कि हिस्ट्री, हर एक ऐसे की कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर होती है। बिना हिस्ट्री के कोई भी पैराग्राफ आप शुरू नहीं कर सकते। सबसे पहले हिस्ट्री तो बताइए, उसका मेन बैकआउट तो बताइए कि मेन चीज़ वो है क्या। ठीक है, तो हिस्ट्री बताएंगे, बेशक थोड़ी हिस्ट्री बताइए, ज़्यादा आपको प्रोलॉन्ग हिस्ट्री कोई पूछ नहीं रहा है, या वो एक उस लेवल का हिस्ट्री पार्ट पूछा भी नहीं गया है। 300 वर्ड्स है बच्चे, 300 वर्ड्स का मतलब है सिर्फ 2 या 3 लाइन में हिस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए। 3 लाइन्स आर मोर देन इनफ टू गो फॉर योर हिस्ट्री। हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, जैसे कोई वाटर के ऊपर आ जाता है, कोई बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आ जाता है, कोई सिविलाइजेशन पे आ जाता है, जिसका हम लिंकेज जो है एक एरा से बनाते हैं, कोई एरा से रिलेटेड आ जाता है कि प्रेजेंट एरा या फ्यूचर के बारे में अगर बात होती है, तो आपको पता है कि जब फ्यूचर के बारे में बात होगी तो आप प्रेजेंट और अपना जो पास्ट है बच्चे वो भी लेंगे। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर इस पार्ट को देखें तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री तो बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, कोशिश करना कि हिस्ट्री जो है वो बहुत ही एप्ट हो, मीन्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री गलत नहीं होनी चाहिए, सिविलाइजेशन से रिलेटेड हिस्ट्री गलत नहीं होनी चाहिए, किसी मेन पार्ट से लेके हिस्ट्री जो है वो गलत नहीं आप डिपिक्ट कर सकते। हिस्ट्री जो है वही आपको एज इट इज ही बतानी है, और जितना आपको पता है बच्चे बेटर है आप उतना ही बताइए। ज़्यादा एक्सटेंशन में जाएंगे तो कुछ गलती जो है वो करना बैठे, तो बेटर है कि उतना ही फ्रेज आप बताइए जितना आपको खुद पता है। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है वो मेन पार्ट बनता है बताने के लिए। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं बच्चे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर एक राइटिंग स्किल्स का बच्चे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं, जैसे अगर आपको किसी चीज का कॉज पूछा गया है, उसका चेंजेस पूछे गए हैं या कोई इफेक्ट्स पूछे गए, तो आपको पता है कि आपने पहले उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट बताया, कोट्स बताए, फिर डिस्क्रिप्शंस बताई, उसका जब आप बॉडी में जब लिखना जो है शुरू करते हैं तो उसका एक कॉज बताते हैं, उसका कारण बताते हैं। जब उसका कारण है तो उसका असर भी होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बच्चे आपका राइटिंग स्किल्स पूरा ही डिपेंड करता है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे आपका पूरा पैराग्राफ ही जो है वो रन करता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट लिंकेज में भी स्टेटमेंट्स को डालते हैं। प्रेजेंट लिंकेज, प्रेजेंट सिनेरियो तो बताना पड़ेगा, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, किस तरीके से आपने जब हिस्ट्री को रिलेट किया तो हिस्ट्री को बताने के लिए प्रेजेंट को भी तो बताओगे। जब आप प्रेजेंट को बताओगे तब जो ऑन गोइंग है, अपकमिंग फ्यूचर है वो भी बताओगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो टेंसेस का जो मोमेंट है, टाइम का जो रिलेशन है बच्चे, वो पैराग्राफ्स में ऐसे में बताया जाता है। वॉट एवर द पैराग्राफ इज बच्चे, हर एक पैराग्राफ का कोई ना कोई हिस्ट्री पार्ट जरूर होता है, कहीं ना कोई कंक्लूजन जो है वो बनता ही बनता है। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री पार्ट जरूर एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट पार्ट जो है कंडक्ट कर दिया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूजन होता है कि आपने पूरा पैराग्राफ लिख चुके हैं, अब आप उसका सम अप बताएंगे, और सम अप बताने का मतलब है कि या तो आप कोट से एंडिंग करेंगे, या तो आप अपने पैराग्राफ को बहुत ही सॉलिड मोड में जो है वो एंड अप पोजिशन पर लेके आएंगे। द थिंग इज
आपका स्टार्टिंग पार्ट बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर मिडिल पार्ट भी जो है बहुत अच्छे से इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो बहुत एक्सप्लेन कर रहा होगा, और उसके बाद आपका जो है एंडिंग बहुत अच्छे से कंक्लूजन जो है वो दे रहा होगा। बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट करनी ही आपके एसे में पढ़ेंगी। बच्चे एक वे होता है किसी भी जो है पार्ट को लिखने का, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, कोई भी ऐसे जो है जब आपने शुरू किया, ठीक है, देखिए प्लीज, सपोज आपने कोई भी ऐसे जो है वो शुरू किया, तो यहाँ से आप कोट से शुरू करते हैं। ठीक है, कोट से आपने शुरू किया, कोट से शुरू करने का मतलब है कि सपोज यहाँ तक आपने कोट्स लाई। ठीक है, जब आपने कोट से स्टार्टअप किया तो आप स्टार्टिंग के कुछ जो लाइन्स है बच्चे वो कोट्स में ही डालिए ना, कोट्स की एक्सप्लेनेशन बताइए। ठीक है ना, आप कोट्स की एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं, किस चीज के बारे में लिख रही हैं उसके बारे में बताइए। मेन उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो स्टार्टिंग में दीजिए, इंट्रो पार्ट जो है वो स्टार्टिंग में दीजिए। अब इंट्रो का मतलब ये नहीं कि आपको सपोज एक वाटर के ऊपर ऐसे आ गया, वाटर के ऊपर ऐसे आया, या वाटर जो है एसेंशियल है उसके ऊपर आया, बायोडाइवर्सिटी पे आया, इकोसिस्टम पे कोई ऐसे आता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि क्लास 3rd एंड 4th स्टैंडर्ड की तरह आप इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिख रहे हैं, या वाटर के लिए मैक्सिमम बच्चे क्या लिखते हैं कि वाटर इज H2O। प्लीज लेट मी क्लियर दिस थिंग, आप लोगों को डेफिनेशंस नहीं प्रोवाइड करनी है बच्चे, डेफिनेशंस नहीं आप दे सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर को ये चीजें पता है। The thing is, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बताइए जो एग्जामिनर को he may not be knowing that thing। तो इस कंटेक्स्ट में आप जो है वो बात करेंगे। इंट्रो जरूर बतानी है, बट इंट्रो में प्लीज ध्यान रखना किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन पार्ट नहीं दिया जाता, डेफिनेशंस नहीं दे सकते हैं। और अगर आपको एग्जाम्पल्स भी देना चाहते हैं, ऑब्वियस है कि ऐसे है तो एग्जाम्पल्स कोटिंग तो बनता है, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, बट एग्जाम्पल देखना जो भी होंगे वो राइट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, देयर नीड नॉट टू बी रॉन्ग वन। ठीक है, कोई ऐसे नहीं अनवांटेड आपकी इमेजिनेशन लेके जो है एग्जाम्पल्स नहीं रहेंगे, एग्जाम्पल बहुत ही एप्ट होने चाहिए। अब कुछ पैराग्राफ्स ऐसे आ जाते हैं बच्चे जहां पर हम क्या करते हैं कि हम प्रोवाइड करवा रहे होते हैं डाटा। ठीक है, डाटा जो है वो कन्वीनियंट होता है, जैसे कि कोई पॉपुलेशन का जो है आपको ऐसे पूछ लिया गया, या वाटर का ही पूछा गया, बिकॉज वी नो दैट वी हैविंग द वेरिएशन, एक परसेंटेज लेवल है कि बायोटिक इकोसिस्टम कितना है, वाटर का लेवल कितना है, पोर्टेबल वाटर कितना है, ड्रिंकेबल वाटर कितना है, सलाइन वाटर कितना है, या एक इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के ऊपर है, पोल्यूशन के ऊपर है, कोई भी टाइप का ऐसे है जिसमें आपका जो डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होता है, एक फिगर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब सपोज है कि हमें वो फिगर के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, रेंजिंग जरूर पता है, एवरेज जरूर पता है, बट एग्जैक्टली हिट फिगर जो है वो नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, सपोज मैंने कोई पोर्टेबल वाटर का ही बताने की, यार पूरी अर्थ के ऊपर जो पोर्टेबल ड्रिंकेबल वाटर है वो कितना है, तो मुझे नहीं पता है, तो ऑलमोस्ट मैं 1 to 2 जो है परसेंटेज अगर लिखती हूं, तो प्लीज ध्यान रखना ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखना मत भूलना, बिकॉज जब भी आप किसी भी एक नंबर सिस्टम को ऐसे में प्रोवाइड कर देते हैं और आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि वो सही है कि गलत है, तो आप ब्रैकेट में अप्रॉक्स जरूर लिखेंगे। अप्रॉक्स का मतलब है लगभग इतना है, मीन्स एक रेंजिंग फिगर तो आपने पकड़ लिया, बट लगभग जो है वो आपने पकड़ा है। तो ये एक बेस्ट मेथड होता है कि आप अपने पेपर्स में, आपके ऐसे में बहुत डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, बट जरूर है कि अप्रॉक्स जरूर लिखिए, बिकॉज हमें एग्जैक्ट पॉइंट डाटा जो है वो नहीं पता है। ठीक है ना, कभी कभी आपके पास ऐसे जो है वो पूछ लिए जाते हैं, और यही इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको ऐसे को जो है वो क्या बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो बेस्ट है कि आपका जो ऐसे है कोट से शुरू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, इंट्रो जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपका जो पैराग्राफ है, मीन स्टार्टिंग की लाइंस पढ़ के एग्जामिनर कहे कि ये जो आपने मतलब जैसे आपने प्रेजेंट किया है वो बहुत ही अच्छा है। द थिंग इज यू आर नोइंग द टॉपिक, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना कि इंट्रो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैबुलरी, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखना कि वोकैबुलरी पार्ट जो है वो आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज वोकैबुलरी एग्जामिनर बहुत अच्छे से पूछता है। देखो हर एक जो टॉपिक है उसकी एक अलग अलग वोकैबुलरी होती है। अगर हम वोकैब के बारे में बात करें तो बच्चे वी आर हैविंग द वोकैब ऑफ, जैसे इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो इन्वायरमेंट की वोकैबुलरी अलग रहेगी, जैसे बायोटिक है, ए बायोटिक है, इकोसिस्टम है, आप किसी का भी कुछ जो है
फिल्ट्रेशन पार्ट या कोई भी ऐसा वर्ड जो है वो इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड है वो दे सकते हैं। अब आपके पास कुछ एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम इकोनॉमिकली टॉपिक बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक बोल सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स के टॉपिक में आपके पास इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डेबिट है, क्रेडिट है, अमाउंट है, अकाउंट है, ये कुछ ऐसी चीजें जो है, बजट है। तो आप एक वोकैबुलरी, अब ये वाली वोकैबुलरी इन्वायरमेंट वाले में नहीं आ सकती, इन्वायरमेंट की वोकैबुलरी वहां नहीं जा सकती। तो स्टिक टू द टॉपिक वोकैबुलरी। टॉपिक वोकैबुलरी या हम बात करें कि सब्जेक्टिव वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए। एक सब्जेक्टिव वोकैबुलरी होती है, हर एक टॉपिक की होती है बच्चे। पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन अपनी वोकैबुलरी की तरह जो है वो हैंडल किया जाएगा। तो हर एक वोकैबुलरी हर एक टॉपिक की रहती है और इस पे आपने ज्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि वोकैबुलरी के बिना जो है आपका एसे जो है वो नहीं बन सकता। ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट। वोकैबुलरी भी करते हैं। पहले हमने कोट्स पे ध्यान दिया, ठीक है, नेक्स्ट हमने इंट्रो पे किया, ठीक है, इंट्रो के बाद हमने वोकैब पे जो है वो ध्यान दिया। अब वोकैब है, अब जब आप अपने पैराग्राफ को और जो है एक्सटेंड कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखना कि कॉज एंड इफेक्ट जो है वो रिलेशन सेट हो जाना चाहिए। एक सीक्वेंस ऑर्डर जरूर पकड़ना, कहीं ना कहीं आपका जो सीक्वेंस है बच्चे वो गलत हो जाता है। द थिंग इज, मुझे पता है कि हमें ये लिखना है, ठीक है, ये आपका एक टॉपिक आया, हमें पता है कि यार ये वाला टॉपिक इस तरीके से, हमारे दिमाग पे इतने सारे आइडियाज होते हैं, हद से ज़्यादा आइडियाज होते हैं दिमाग में कि यार ये क्या लिखे वो क्या लिखे। अब उन्हीं आइडियाज़ को बच्चे क्या करना है, आप कहीं पर रफली उन्हीं आइडियाज़ को जॉट डाउन कर सकते हैं। एक तरीके से एक हाईलाइशंस जो है वो बना सकते हैं कि जब आपके पास वो वर्ड्स या वो आइडियाज़ अगर सामने नज़र आपको आएंगे, उसके बाद आप उनका सीक्वेंस देना शुरू कीजिए। सीक्वेंस देने का मतलब है कि कौन सी चीज जो है वो पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी। अब ये तो है नहीं कि हम प्रेजेंट पहले बता दें, पहले हम हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री बताओगे, आप प्रेजेंट बताओगे, फिर आप फ्यूचर बताओगे, फिर आप जो है कंक्लूजन जो है वो बता रहे होगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। आपको ये भी पता है कि इफेक्ट पहले नहीं आ सकता, ठीक है, मींस जो उसका जो असर है वो पहले नहीं आएगा, पहले उसका कारण आना चाहिए, ठीक है। अगर कारण आना चाहिए तो पहले बच्चे आप क्या बताओगे, कॉज बताओगे, ठीक है, कॉज बताओगे, उसका जो है असर है किस तरीके से हो रहा है। 300 वर्ड्स में कॉज और इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से बताया जा सकता है, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना बच्चे, अगर आपने एक कॉज बताया उसका एक इफेक्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं बताना है। पहले ध्यान रखना कि किसी एक टॉपिक के सारे कॉजेज आप बता दीजिए, कॉजेज बताने के बाद आप उसके असर बताइए, इफेक्ट्स बताइए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन और आंसर का फॉर्म नहीं लेना। प्लीज ये ध्यान रखना कि आपका जो एसे राइटिंग है क्वेश्चन आंसर का फॉर्म नहीं लेता है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन बना देते हैं, कॉज बता दिया, फिर उन्होंने उसका इफेक्ट बता दिया, फिर कॉज बताया, फिर इफेक्ट बताया। ये पैटर्न नहीं है लिखने का आपका एसे का। तो राइट नाउ बेसिक पार्ट है, प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर, कौन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट आपका एसे फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्मेट है वो ऐसे फॉलो नहीं करता है, आप इसको नहीं करेंगे फॉलो, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर तो रहा नहीं। अब कॉज सारे अच्छे से बता दिए। अब ये नहीं कि नंबर सिस्टम लेना है, 300 वर्ड्स में है बच्चे, नो बुलेट्स एंड नंबरिंग टू बी यूज्ड। बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज नहीं किए जाएंगे। लेट मी क्लियर यू दिस थिंग नाउ। दिस इज योर पैराग्राफ, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है। अब बुलेट्स एंड नंबरिंग पे बात करें तो जैसे ही बच्चे 900 to 1000 में जो आता है दैट इज अ डिफरेंट ऐसे, जो कि एचएस में पूछा जाता है। अलाइड में आपको जब आता है वो 250 to 300 की रेंज में होता है, जो कि 30 मार्क्स का या 40 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी कभी 35 का भी आता है, ठीक है ना। सो उस कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम कहीं से भी बुलेट्स एंड नंबरिंग का पार्ट नहीं बनाते, तो कहीं पर भी बच्चे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे, ये गलत फॉर्मेट है। 300 वर्ड्स में नॉट अलाउड, ठीक है, आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी बात है, काफी बच्चे हेडिंग्स बना देते हैं, हेडिंग्स बना देते हैं। ये हेडिंग है, इसको अंडरलाइन कर दिया, ये फर्स्ट हेडिंग हो गई, ये सेकंड हेडिंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से भी फॉलो नहीं किया जाता, हेडिंग्स नहीं बनानी होती। आपका पैराग्राफ कंक्लूडिंग ही चलेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। 150 का फर्स्ट पैरा बनाया आपने, 90 का, 80 का या 75 का नेक्स्ट बनाया और लेफ्ट ओवर वर्ड्स का आपने लास्ट बनाया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया जाएगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैक्सिमम बच्चे कंक्लूजन बताने के वक्त भी कंक्लूजन लिख बैठते हैं।
बच्चे इस तरीके से हेडिंग नहीं दे सकते हैं आप अपने 300 पैराग्राफ में, ठीक है। 300 वर्ड्स के पैराग्राफ में आप किसी भी तरीके से हाइलाइशंस इस तरीके से नहीं प्रोवाइड कर सकते। हाँ, अंडरलाइन जरूर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है कि यार ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपके पैराग्राफ की वोकैबुलरी बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आपने किसी की कोट्स प्रेजेंट करनी है, महात्मा गांधी की कोट्स प्रेजेंट करनी है, तो महात्मा गांधी की कोट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। और प्लीज ध्यान रखना कि कोट्स जो हैं 300 वर्ड्स के पैराग्राफ में, ठीक है, 300 वर्ड्स के पैराग्राफ में यू नीड टू हैव 3 to 4 कोट्स। आपको 3 से 4 कोट्स अपने पैराग्राफ में यूज करनी है, तभी तो आपका पैराग्राफ जो है वो क्या बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। बच्चे इफेक्टिव ऐसे नहीं बनता है, इफेक्टिव बनाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा पैराग्राफ हो जाता है, हमारे पास मटेरियल नहीं होता, बट कुछ चीजें हमारे दिमाग में से रिकॉल हो रही होती है जहां पर शायद हमने सब्जेक्टिव पार्ट में पढ़ा होता है, ठीक है। अब ये तो नहीं बच्चे कि इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में आपको इंग्लिश रिलेटेड जो है वो आएगा, लिटरेचर पे लिखो ऐसा आएगा, या कोई इंग्लिश का कोई पोएट दे दिया जाएगा उसके ऊपर लिखो, ऐसा तो नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है। दैट मीन्स आपको इंग्लिश के पेपर में दूसरे सब्जेक्ट्स के पैराग्राफ्स या ऐसे जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अब आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, कोई ज्योग्राफी रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, कोई मार्केट है, कोई सोशल इशू हो जाएगा, कोई साइकोलॉजी इशू हो जाएगा। तो इस तरीके से जब चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने दूसरे सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट है बच्चे आप अपने एसे में लिख सकते हैं। जब आप ऐसा कर सकते हैं तो बेटर है कि 3 से 4 आप जो है वो कोट्स को यूज़ कीजिए बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से अपने पैराग्राफ को या एसे को उसी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने वाइल राइटिंग और एसे आप इस चीज़ों का जो है वो ध्यान दे सकते हैं। अब हुआ कि हमारे पास एक ऐसा टॉपिक आ गया कि हमें इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है, नॉलेजेबल पार्ट नहीं है इतना, मान लिया हो जाता है, कभी हो गया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको कोट्स तो कहीं की बहुत सारे ऑथर्स की याद होंगी जो कि आप प्रिपेयर करके जाएंगे, उनमें से कोई चूज कीजिए कि क्या वो कोई कोट्स जो हैं आपके पैराग्राफ में इंसर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले ये वाला काम होगा। उसके बाद क्या रहेगा, कहीं ना कहीं जो है आप उन्हीं कोट्स को अपने पैराग्राफ में रिलेट किसी एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके आप कहीं ना कहीं अपने पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट है वो बना पाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा बच्चे, माना कि एग्जैक्ट नहीं पता होता, बट कहीं ना कहीं अगर कुछ बात होगी तो जो है वो डाटा प्रोवाइड कीजिए जिसमें आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स लिख सकते हैं, उसका कॉज एंड इफेक्ट थोड़ा सा रिलेशन बता दीजिए, ठीक है। साथ में उसका हिस्ट्री पार्ट बताइए, हिस्ट्री बताइए, थोड़ा सा प्रेजेंट बताइए, थोड़ा सा फ्यूचर बताइए, और साथ में आपने क्या बता दिया, कंक्लूजन बता दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है करके आप अपने बहुत ही अच्छे से एसे को क्या बना पाएंगे, इफेक्टिव बना पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। साथ में अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम मैक्सिमम जो है बच्चे देखो 300 है, हमें वर्ड लिमिट तो चाहिए, ठीक है, तो हम कहीं पर भी अपने वर्ड्स को कंबाइन नहीं करते। कंबाइन करने का मतलब है कि हम इस तरीके के वर्ड्स को नहीं यूज करते, ठीक है। हम जो है कंबाइन, ये वर्ड जो है वो अगर वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 1 मार्क्स का बनेगा, ठीक है, सॉरी 1 वर्ड का बनेगा, जो कि प्रेसी में फॉलो करवाया जाता है। ऐसे में हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब है दिस इज 1, दिस इज 2, तो यहाँ पर आपका एक वर्ड बनता है बच्चे, यहाँ पर आपके 2 वर्ड्स बनते हैं। तो कहीं पर भी कंबाइन नहीं किया जाएगा, ओपन ही वर्ड्स रखे जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि वो वाली वोकैबुलरी के वर्ड्स को यूज कीजिए जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। और एक और चीज का ध्यान रखना, वाइल राइटिंग अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को आप लिख रहे हैं, स्टेटमेंट इतनी प्रोलॉन्ग मत कीजिए कि स्टेटमेंट चलती जा रही है, कहीं पर भी फुल स्टॉप जो है वो लगा नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है। तो बेटर है कि अपनी स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कीजिए, या तो कॉमास दीजिए, ठीक है, कॉमास दीजिए, सेमीकोलंस दीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी स्टेटमेंट चल रही है तो बेटर है कि 1.5 लाइन तक आप फुल स्टॉप प्रोवाइड कीजिए। अगर फुल स्टॉप नहीं देना तो कॉमा प्रोवाइड कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना जो एसे है उसको क्या कर पाएंगे, इफेक्टिव बना पाएंगे, ठीक है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पेपर्स में आए थे
2015 की तरफ से अगर हम देखते हैं तो 2015 से कुछ ऐसे जो हैं आपके पेपर्स में जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल मेन आर नॉट बॉर्न इक्वल, ये पूछा गया, ठीक है। अब ये एक फ्रेजियल जो है वो बात है, ठीक है, एक फ्रेजियल बात बोल सकते हैं। कोई एग्जामिनर कभी कभी कोट्स भी दे देता है बच्चे की, कोट्स दे दिया, जैसे महात्मा गांधी जी हैं उनका कोई कोट दे दिया, उसी को एलैबोरेट करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। तो द कंटेंट इज कि एग्जामिनर आपको किस तरीके के जो पास्ट में कुछ ऐसे के टॉपिक्स पूछे गए हैं और आगे आपने कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा जो है वो ध्यान देना है। तो ये तो कोट्स पूछी गई, ऑल मेन आर नॉट बॉर्न इक्वल। अब एक और कॉन्सेप्ट है बच्चे कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं कि हम कभी भी अपना जो है एस्से का जो पार्ट है वो नेगेटिव में नहीं लेके जा सकते। द थिंग इज आपको अपने एस्से में चाहे आपका टॉपिक नेगेटिव हो रहा हो, बट शुरुआत तो आपको बच्चे पॉजिटिव से ही करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका जो कोट्स है, वो जो स्टार्टिंग कोट्स हैं बच्चे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, आपको हमेशा पॉजिटिविटी जो है वो बतानी ही पड़ेगी। हम मेरिट के बेसिस पे जो है राइटिंग जो है पार्ट वो स्टार्ट करते हैं, हम कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं लेके चलते, ठीक है। चाहे आपके पास कोई ऐसा आ जाए, जैसे आपका पास एक टॉपिक होता है एआई टेक्नोलॉजी पे टॉपिक आता है, एआई टेक्नोलॉजी जो है उसने क्या किया है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा राइज किया। आपको एग्जामिनर ने डायरेक्ट हिट दिया है, डायरेक्ट हिट का मतलब है डायरेक्ट एक टॉपिक दे दिया कि यार एआई आया है, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अराइज हुई है, माना, ठीक है। बट द कॉन्सेप्ट इज आप स्टार्टिंग नेगेटिव से नहीं करेंगे। आप एआई आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे यहाँ पर आना दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बूम, ठीक है ना। वो एक मेरिट है बच्चे, हम उसको एक मेरिट बेसिस पे लेंगे। बिकॉज अगर हम अपने इंडिया का एज अ सिनेरियो देखें, पास सिनेरियो देखें, तो एक हमारा जो कंट्री है बच्चे वो पहले के फेजेस में देखा जाए तो अंडर डेवलप्ड था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई तभी तो वो डेवलपमेंट फेज में आया, और अभी तक वो डेवलपमेंट फेज पे ही है। आगे जाके वो डेवलप्ड कब कहलाएगा, वो एक डेवलपमेंट ऑफ जो एरा है वो चल रहा है, ठीक है, वो चलेगा, डेवलपमेंट हमें चाहिए। तो अगर हम इसको डीमेरिट में अगर शुरू में ही बोल दें तो जो हमारा जो डेवलपमेंट का जो फेज है वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो हम तो उसको पूरा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज करने का नहीं है। आपको स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट या जो भी हिस्ट्री बताते हैं बच्चे वो पॉजिटिव में ही रखनी है, बहुत अच्छे से पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट्स ही आपको लानी पड़ेंगी। हाँ, उसके बाद जो है आप उसका जो है नेगेटिव पार्ट जो है वो जरूर बताएंगे, बिकॉज एग्जामिनर ने तो वही पूछा है। बट एक कंटेंट होता है बच्चे, एक फेज होता है कि किस तरीके से एक पैराग्राफ को जो है वो रिटन डाउन किया जाता है। जरूर है कि एग्जामिनर ने कोट्स में आपको नेगेटिव बात पूछ ली है, बट हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू राइट डाउन, आप किस तरीके से उस पैराग्राफ को समझते हैं और लेते हैं, ये ज्यादा जो है एग्जामिनर आपसे जो है वो कंसिडरेशन में डालना चाहता है। एग्जामिनर ने मान लिया, दे दिया, बट बच्चे आप उस चीज को किस कंटेक्स्ट में लेते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोई भी चीज है उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, शुरुआत तो पॉजिटिव से ही करनी है। द थिंग इज ग्रामर भी यही बताता है और आपका राइटिंग स्किल्स भी इसी को ही अप्लाई करेगा, ठीक है। सो बेसिक पार्ट है, इस तरीके से चलेंगे। सेकेंड थिंग इज टेंस। अगर मैं टेंस के बारे में बात करूं बच्चे, तो टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये एक टेंस है जो कि फॉलो करवाया जाएगा। क्यों? बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस ही एक साथ के फॉर्म में क्या लेता है, V1 और V5 लेता है। बच्चे ये जो टेंस है, आप लोगों ने अगर टेंसेस किए होंगे तो इसके बारे में आपको जरूर इन्फॉर्मेशन होगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही V1 और V5 का फैक्टर लेता है। फ्यूचर में भी बात की जाएगी, बट कभी आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में जब आर्टिकल्स या ओपेड पेज जब आता है, एडिटोरियल्स आते हैं, वहां पर विल का फैक्टर नहीं जाता, वहां पर हम इन्फिनिटिव का जो रूल है वो यूज करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये आपके फ्यूचर का इन्फिनिटिव रूल है। हम ये टेंस फॉलो जो है राइटिंग स्किल्स में करते हैं, या इसके साथ भी आपके पास 4 इन्फिनिटिव रूल्स हैं वो भी फॉलो करवाए जाते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस
2 + V1 या अबाउट की जगह पे गोइंग आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टेंस है वो फॉलो हो जाना चाहिए। इसमें विल और शैल नहीं यूज हुआ, बट स्टिल ये फ्यूचर ही कहलाता है, जिसे हम इन्फिनिटिव रूल ऑफ फ्यूचर कहते हैं, जिसे हम कॉम्बो रूल कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टेंसेस हैं, आप इनके अकॉर्डिंग ही जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। सो दैट इज योर मेन बेसिक पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट है द कंट्री आई वुड चूज टू लिव इन अदर देन माई ओन, ठीक है। आप देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से पूछा गया है कि कोई ऐसी जो कंट्री आप चूज करेंगे अदर देन योर ओन कंट्री। तो माई ओन कंट्री इज इंडिया, बट मैं कहीं अगर चूज करना चाहती हूँ कहीं पर स्टे करने का या कहीं पर भी जाने का, ठीक है, मुझे उस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या मुझे उस कंट्री का थोड़ा सा एक जो मेन हिस्टोरिकल पार्ट है या मेन उसका ब्यूटिफिकेशन पार्ट है, जैसे शिमला जो है वो किस तरीके का है, टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप कंट्री का नाम जो है वो जरूर ले सकते हैं, बट उससे पहले आपको अपनी कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में बताना पड़ेगा कि इंडिया कैसी कंट्री है, ठीक है। बिकॉज हम अपनी कंट्री के बारे में डीमेरिट जो है वो शो नहीं कर सकते। हम जरूर अपनी कंट्री को छोड़ के अगर आपको कोई और चॉइस दी जाए तो कौन सी कंट्री को आप प्रेफर करेंगे। तो जब आप प्रेफर कर रहे हैं तो पहले आपको अपनी कंट्री के बारे में जो है बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से वो एक जस्टिफिकेशन जो है वो देनी पड़ेगी कि येस माई कंट्री इज द बेस्ट कंट्री, बट स्टिल इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, इफ आई गेट अ चांस, देन आई विल बी गोइंग एट सम एंड सम प्लेस। स्विट्जरलैंड जाना चाहेंगे, अमेरिका जाना चाहेंगे, कनाडा जाना चाहेंगे, बट जो भी कंट्री अगर आप पकड़ते हैं रेलेवेंटली उसका मटेरियल बहुत अच्छे से एप्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आप चीज फॉलो कर सकते हैं। वी नीड टू गो बियॉन्ड टॉक्स टू टैकल पोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको एक स्टेटमेंट ही दी हुई है। अब स्टेटमेंट देने का मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से कोट्स प्रोवाइड करना ही पड़ेगा सो दैट कि आप अपने एसे को क्या बना पाए बच्चे, इफेक्टिव बना पाए। दैट इज अ मोर देन इनफ, ठीक है पार्ट, ठीक है। अब रिसर्जेंट इंडिया मिथ और रियलिटी, ठीक है। इंडिया के बारे में बात हो रही है, एक मिथ है, रियलिटी है, किस तरीके से उसका कंक्लूडिंग पार्ट लिया जाएगा वो आप बात बताएंगे। अब मिथ भी है बताना है, रियलिटी भी बताना है, बट कितनी रियलिटी आप राइटिंग पार्ट में बता सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना कि हम रियलिटी जरूर बताएंगे बट नेगेटिव रियलिटी नहीं बताएंगे। हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं बच्चे, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक अफर्मेटिव होती हैं, एक नेगेटिव होती है, बिकॉज सेंटेंस वेरिएशन भी वही हमें बताता है। एक अफर्मेटिव पार्ट होता है बच्चे, एक नेगेटिव पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट्स ही हम एक्सप्लेन करते हैं, बट अफर्मेटिव पे, पॉजिटिव एटीट्यूड पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव पार्ट, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। द पावर ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। द पावर ऑफ सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो इसका बहुत अच्छे से आप एक डेवलपमेंट फेज बताएंगे, बिकॉज राइट नाउ अगर सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया तो नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ये AI टेक्नोलॉजी के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। देखो 300 वर्ड्स की लिमिट है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा होती तो बहुत लंबी सोच है, आप लिख सकते हैं, बट इतना आपको बोला नहीं गया है। तो जो भी आप सोचे, जो भी आप अपने पॉइंट्स को क्लियर करें, रेक्टिफाई करें बच्चे, वो उतने ही लिमिट पे रह के कीजिए, बिकॉज ज्यादा खींचेंगे तो एक ये ना हो कि आप अपने मेन टॉपिक से हटके कहीं और चले जाए। अब यहाँ पर सोशल मीडिया को लेके बात की गई है तो सोशल मीडिया पर ही बात हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई और डेवलपमेंट फेज पकड़ ले या किसी और चीज को जो है पकड़ ले, लगता है कि वो भी उसका सब पार्ट हो सकता है, ठीक है, सब पार्ट बना सकते हैं बच्चे, लेकिन उसी को मेन पैराग्राफ ऐसे में कन्वर्ट मत कीजिए, बिकॉज यही हो जाता है जब हमारे पास एक ऐसा सॉलिड पैराग्राफ आता है जिसके ऊपर हम लिख बहुत अच्छे से सकते हैं। अगर हमें 1000 वर्ड्स का एक क्राइटेरिया दे दिया जाए, लेकिन बच्चे क्राइटेरिया आपको कॉम्पैक्ट कर दिया गया, 300 दे दिया गया। 300 वर्ड्स का मतलब है कि बहुत सोच समझ के आपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये नहीं कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाना, प्रोलॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं लेके जानी, कोई अनवांटेड कंटेक्स्ट जो है वो आप अपने पैराग्राफ में प्रोवाइड नहीं करेंगे, और वो तो बिल्कुल नहीं करना जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ही ना हो, या हो सकता है दूर दूर तक आपको इंफॉर्मेशन आइडिया भी ना हो, तो प्लीज उसको मत प्रोवाइड करना। बिकॉज क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसी चीज रिटन डाउन करना शुरू करते हैं बच्चे, हम अपने कंटेक्स्ट से ही आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो वो राइटिंग स्किल्स का जो मेन पार्ट है वो आपके एसे की राइटिंग स्किल्स को इफेक्टिव नहीं बना पाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना।
माई एम्बिशियस, योर डेली लाइफ इज योर्स, टेम्पल एंड रिलीजन मीन्स आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेसिस पे भी एग्जामिनर बताना चाहता है कि प्लीज़ बताइए कि टेम्पल और रिलीजन को आप किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में डालते हैं। अब यहाँ पर माना कि आप रोज़ मंदिर और रिलीजन में इतना नहीं जाते हैं, बट स्टिल एग्जामिनर ने पूछा है तो थोड़ा सा एक ऐसा चीज़ भी जो है आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपको बताना पड़ेगा कि रिलीजियस जो पार्ट है वो किस तरीके का एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। टेम्पल वेरिएशंस बताएंगे, कुछ भी ऐसा कंटेक्स्ट आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाएंगे जो आपके जो टॉपिक से ही आउट चला जाए। आपको जब पूछा गया है आपकी डेली लाइफ का जो मेन पार्ट है पूछा गया है, टेम्पल और रिलीजन में पूछा गया है, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को उन्हीं दोनों चीज़ों के आसपास ही बताएंगे। ठीक है ना। इंडियाज पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, अब इलेक्शंस के बारे में अब माना कि नहीं पता, देखो ऑब्वियस है आपको चॉइसेस आते हैं बच्चे, चॉइसेस आते हैं तो आप उसमें से ले सकते हैं जो राइटली आपके लिए रहेगा, बट इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं रहा आपको लिखना ही पड़ गया तो इस तरीके का जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बारे में अब आपने अपना सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा, दूसरे सब्जेक्ट जो है वो पढ़े हैं तो उनको देखते हुए आप इस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर हो सकता है कि डाटा आपके पास नहीं रिलेट है तो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया जाएगा, कोई जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जो एक नॉर्मल रूल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस चीज़ में बताना पड़ेगा। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, पार्लियामेंट के बारे में पूछा है तो ये वोकैबलरी वहीं पे फिट होती है और वहीं पे आंसरेबल होनी चाहिए। अब किसी और कंटेक्स्ट की वोकैबलरी कहीं और जो है वो सूट नहीं, मतलब इन्वॉल्व नहीं करवा सकते। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म, अब देखो जैसे कि छोटे बच्चों को पूछा जाता है कि प्लीज बताइए एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो द कॉन्सेप्ट इज अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत ही कूलिंग या किडिश टाइप के टॉपिक्स है, बट एग्जैक्टली एग्जामिनर ने आपको सिर्फ एक टाइटल दिया है बच्चे, एक लाइन दी है। द थिंग इज हाउ यू प्रेजेंट दैट थिंग दैट मैटर्स अ लॉट। अब एग्जामिनर ने तो सिंपल दे दिया बताने के लिए कि बच्चों को तो सिंपल समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना क्या है। ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से फॉरेस्ट का मतलब है इन्वायरमेंट को रिलेट करेंगे, इन्वायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रिसोर्सेज के बारे में बताना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों की डिमांड है। आप फॉरेस्ट पे चलते हैं, इन्वायरमेंट आ गया, इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट आ गई, और फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो आपका जो है कितना फॉरेस्टेड एरिया है, क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, नेशनल पार्क्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। और फॉरेस्ट का जो यूसेज पार्ट है, बिकॉज एडवांटेजेस पूछा है, ठीक है, मोर इज योर मेरिट्स, ठीक है, मेरिट्स पूछे गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से एक्सपैंडेड फॉर्म में फॉरेस्ट के जो मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बट प्लीज ध्यान रखना बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज नहीं करनी, 1 2 3 4 का जो नंबर सिस्टम है वो यूज नहीं करना है, प्रॉपरली कोट्स यूज करेंगे, प्रॉपर इंट्रोडक्शन रहेगी, प्रॉपर बॉडी ऑफ द एसे रहेगा, प्रॉपर मिडिल पार्ट जो है वो बनाएंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन जो है अपने पैराग्राफ का एंड अप करेंगे। ठीक है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल्स, अब देखो ये भी डायरेक्ट हिट लाइन है। ठीक है। एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के कहीं नहीं पूछ रहा, जैसे कि यहाँ पूछा था ऑल मेन आर नॉट बॉर्न इक्वल। ठीक है। यहाँ पर सीधा है कि किडिश और स्कूलिंग टॉपिक्स हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल बताइए। अब एवरीवन नोज इट, बचपन से लिखते आए हैं, बचपन से ये टॉपिक जो है वो हम अटेम्प्ट करते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज एग्जामिनर आपको स्कूलिंग वाला जो है वो पार्ट नहीं पूछ रहा है। प्लीज डोंट गो फॉर कि दिस इज माई मेन फेस्टिवल एंड आई लव दिस एंड ऑल दैट, ये लाइनिंग नहीं रहेगा। आपको एग्जामिनर अगर पूछ रहा है राइटिंग स्किल्स में तो दैट मीन्स आप कुछ इस तरीके का जो है मेन पार्ट एसे में देंगे सो दैट कि पता लगे कि ये आपका थोड़ा स्कूलिंग या किडिश टॉपिक से थोड़ा हटके है। ठीक है। कोट्स देंगे, फेस्टिवल्स के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जैसे कि फेस्टिवल्स के बारे में अगर बात करें तो कुल्लू का जो दशहरा फेस्टिवल है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो व्हाट इज द बेसिक पार्ट। तो कुछ ऐसे से हिडन पॉइंट जो है एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है, बिकॉज राइट नाउ अगर कोई बच्चा ये पेपर जो है वो दे रहा है दैट मीन्स द स्टूडेंट इज हैविंग दैट टाइप ऑफ अ नॉलेज, उसको अपने सराउंडिंग्स की नॉलेज है। ठीक है बच्चे, सराउंडिंग्स की नॉलेज है, वो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहा है, उसका एडिटोरियल जो है, उसका रीडिंग पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। द थिंग इज यू आर हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, देन ओनली द एग्जामिनर जो है वो देखना चाहता है कि आपका जो नॉलेजेबल पार्ट है, राइटिंग पार्ट है, वोकैबुलरी पार्ट है, कोट्स पार्ट है, सीक्वेंस पार्ट है, वो कितना अच्छा है। ठीक है ना।
अब स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, अब स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स वी नो दैट, अगर एक्चुअल ग्राउंड में बात करें तो पॉलिटिक्स में तो वैसे भी कोई जाना नहीं चाहेगा, चलो अगर कोई जाना भी चाहेगा तो वो थोड़ा सा अनवांटेड वेरिएशन रहता है। तो स्टूडेंट्स और पॉलिटिक्स को अपने कैसे लिंक करना है ये भी होना चाहिए, और द थिंग इज इसको भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में आपको बताना पड़ेगा। आप इसका कोई नेगेटिव पार्ट नहीं बताएंगे बिकॉज आपको कुछ पूछा नहीं है, ठीक है ना, आपको डायरेक्टली हिट जो है नेगेटिव नहीं पूछा है। हाँ जरूर इसका नेगेटिव कुछ चीजें रह सकती हैं बिकॉज हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर एक चीज को प्रोज एंड कॉन्स में लिया जाता है, बट द कॉन्सेप्ट इज किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखना कि स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स है तो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की लाइफ में आप बताइए एजुकेशन है, एजुकेशन जो है वो किस तरीके से पॉलिटिक्स को जो है वो एक बेनिफिशियल जो है वो पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। ये नहीं कि पॉलिटिक्स को लेके आप सीधा जो है अनवांटेड लाइन में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आर बीइंग रिलेटेड विद एजुकेशन पार्ट, एजुकेशन मीन्स अ नॉलेजेबल पार्ट, अगर वो नॉलेजेबल पार्ट है तो किस तरीके से एक स्टूडेंट का जो मेन प्रोस्पेक्टिव है वो पॉलिटिक्स को जो है वो बहुत अच्छे से एक तरीके से मेरिट प्रोवाइड कर सकता है, एक रेजिंग पावर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ये सब चीजें आपने बतानी है एंड यू कैन राइट डाउन द कोटेशंस ऑफ योर एपीजे अब्दुल कलाम की बता सकते हैं, महात्मा गांधी की बता सकते हैं, जो कि इस वाले पैराग्राफ में फिट होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज योर इफेक्टिव रोल ऑफ ऑपोजिशन इन डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ऑपोजिशन है, डेमोक्रेसी में रोल का बताना है, तो यू आर ऑलरेडी नोइंग इट। ऑपोजिशन होता है तो वो थोड़ा सा डीमेरिट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, डीमेरिट होता है। ऑब्वियस है बच्चे, हर एक जो है जैसे कॉइन की जो है वो दो साइड्स होती है, अगर दोनों सेम साइड्स हो गई तो कॉइन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कॉइन, हम उसको एज एट एक्सचेंज वैल्यू में यूज नहीं करेंगे, फिर तो एक सिंपल सा कुछ भी काउंट कर दिया जा सकता है, मेटल एक काउंट कर दिया जा सकता है। तो हर एक चीज के एक जैसे एक पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव भी होगी, अगर दोनों पॉजिटिव साइड्स होगी तो उसका भी बेनिफिट नहीं है, अगर दोनों नेगेटिव होंगी तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं बनता है, ठीक है ना। हर एक चीज की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, तो इस रिलेशन में लेते हुए हम एक अनवांटेड जो है नेगेटिव पार्ट को भी किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड में बताते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि कभी कभी आपको इस तरीके के टॉपिक्स आ जाते हैं, पॉलिटिक्स में आ गया टॉपिक, किसी और चीज में टॉपिक आ गया, बच्चे रिलीजन में भी आया था, जैसे रिलीजन आया, यू आर नॉट सपोज टू मेंशन या कंडेम्प्ट नहीं करना है किसी चीज को। ध्यान रखना कि यार मेरा तो ये रिलीजन है, बाकी रिलीजन के बारे में मुझे पता नहीं, मुझे वो रिलीजन पसंद नहीं, ऐसा नहीं, ये चीजें आप ऐसे में मेंशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में द कॉन्सेप्ट इज, अगर पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बताना है, डेमोक्रेसी बतानी है, व्हाटएवर यू कैन गो विद, बट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं लेना, मैं तो इस साइड पे हूं या मैं उस साइड पे हूं, ये नहीं बताना है, ठीक है। हाँ आप हायर अथॉरिटी के नाम जरूर दे सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है, पीएम है, सीएम है, इनके नाम मेंशन किए जा सकते हैं। सब पार्टीज में किसी का भी नाम जो है आपके पेपर के रिटन मोड में नहीं विजिबल होना चाहिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी भी पार्टी का साइड नहीं ले सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, अनवांटेड जो है कॉन्सेप्ट या कंटेक्स्ट में बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका राइटिंग स्किल्स है, कमीशंस को जाता है, एजुकेशन बोर्ड को जाएगा बच्चे, तो वो चीज जो है वो आपके लिए गलत साबित हो सकती है। तो गलती से भी किसी भी साइड को आप लेके या किसी का नाम मेंशन करके उसको कंडेम कर रहे हो या उसके विषय मेरिट्स भी बता रहे हो, वो भी आप नहीं कर सकते। किसी का नाम नहीं मेंशन करना, अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन इज होल्डिंग अ वेरी हायर अथॉरिटी, जैसे सीएम है, पीएम है, फाइनेंस मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये तो डिफरेंट है, फॉरेन मिनिस्टर, बट एक जो सब पॉलिटिशियंस होते हैं उनके नाम आप मेंशन नहीं करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है आपका जो है 2019 के पेपर में पूछा गया बच्चे, सारे ही आपके 2015 में पूछे गए हैं, 2015 2016 का था, ये 2017 का था, ये 2018 और ये कुछ 2019 के जो है वो पूछे गए। तो देखा जाए 2015 से लेके 2019 तक के ये कुछ आपके जो है ऐसे हैं बच्चे, जो आज मैंने आपके साथ ऐसे रिवर्बल पार्ट में जो है वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स का मतलब है कि यू हैव टू मेंशन द फर्स्ट हिस्ट्री पार्ट, हिस्ट्री बताइए, हमारी सिविलाइजेशंस बताइए, हमारा कल्चर बताइए, बिकॉज इंडिया ऑफ माय ड्रीम में सब कुछ आ जाएगा, कल्चर आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, जो एथनिक पार्ट है वो आ जाएगा। द मेन कॉन्सेप्ट इज यूनिटी बताइए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताइए,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो स्टार्टअप है वो रहेगा। कोटेशंस बताइए, बहुत अच्छे से एक चीज़ को दूसरे के साथ लिंक करना आपको आना चाहिए, बिकॉज इंडिया ऑफ माई ड्रीम है, तो मेरा जो ड्रीम है कि इंडिया को आप किस तरीके से लेते हैं, तो उसका कल्चरल पार्ट, उसका रिलीजियस पार्ट, उसका जो एक स्टेट वेरिएशन पार्ट है वो बताइए, उसका डेवलपमेंट फेज बताइए, उसको आगे किस तरीके से आप दूसरे सेंस में देखते हैं ये बताइए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको आपके जो एसे में आपको बतानी पड़ेंगी, और इसी तरीके से आपका जो एसे है वो क्या बनेगा, इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ पास्ट के लाइट के पेपर्स के जो एसे हैं जो कि एग्जामिनर ने बच्चे आपको पूछे हैं। यू कैन जस्ट राइट ऑन ईच एंड एवरी एसे वॉट एवर यू फील लाइक, बट द थिंग इज यू नीड प्रैक्टिस कीजिए, कोटेशंस बनाइए, सीक्वेंस ऑर्डर सेट कीजिए, आपका जो मेन है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो बनाइए ऐसे में। तो कहीं ना कहीं शुरुआत करने से आप एक स्टेज पे तो ज़रूर पहुंचेंगे जब आप बहुत ही इफेक्टिव ऐसे जो है वो लिख पाएंगे, ठीक है। तो आज का ये पार्ट था डिस्कशन के लिए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रहेगा आपका दैट इज द अदर राइटिंग स्किल पार्ट, दैट इज लेटर वेरिएशन, ठीक है। थैंक यू।